नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस प्लस इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं ऐसी खबरें जो आपके इनकम, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, आपके खर्चे, आपके जॉब और बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स, इन सारी चीज़ों को अफेक्ट करते हैं। तो आपको अगर ऐसे न्यूज़ पसंद हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर आपको ऐसे ही वीडियोज़ और देखने हैं अपने फीड में तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज के एक ओवरव्यू से। आज आर्टिकल्स का एक ओवरव्यू लेते हैं कि हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है यूके's richest 10% has extracted half of wealth from India during colonization। कोलोनाइजेशन के वक़्त जो यूके के रिचेस्ट टॉप 10% लोग थे, उन्होंने हाफ ऑफ वेल्थ जो इंडिया से आया वो उनके पास चला गया। ये एक रिपोर्ट आई है एक स्टडी की, तो इसे हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। टॉप आईटी फर्म्स फ्रेशर हायरिंग को बूस्ट करने वाले हैं एंड इनके टारगेट्स जो हैं काफ़ी बढ़िया हैं आगे के लिए एंड डिमांड रिवाइवल का ये बहुत बड़ा साइन है। तो आईटी एम्प्लॉइज़ एंड स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है ये कि फाइनली आईटी सेक्टर में डिमांड रिवाइवल हो रहा है। तो डिमांड रिवाइवल हम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं टैलेंट की, हम बात कर रहे हैं आईटी फर्म्स की डिमांड की। यूएस में और ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबली अगर आप देखोगे तो फाइनली अब बैंक्स और दूसरी एंटिटीज इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं फिर से अपने आप को टेक्नोलॉजिकली और एनहांस करने के लिए, सर्विसेज के लिए। तो इसका फायदा ऑफ कोर्स हमारी आईटी सर्विसेज कंपनी को सबसे ज्यादा होगा और इसका वेट भी कर रहे थे काफी दिनों से। जोमैटो के बारे में खबर आई है, प्रॉफिट 57% नीचे आया है। तो जितने भी जोमैटो के इन्वेस्टर्स हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जोमैटो का प्रॉफिट फॉल हुआ है लेकिन रेवेन्यू 64% ऊपर गया है। तो कहीं ना कहीं जो खर्चे हुए हैं वो रेवेन्यू को बूस्ट करने में काफी किए गए हैं। हो सकता है हमें एक बार देखना पड़ेगा, स्टडी करेंगे इसे भी। इसके बाद आता है बजाज फाइनेंस और एयरटेल अब एक फाइनेंशियल सर्विसेज डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं मिलकर। तो इसे भी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। फोकस ऑन ऑन डावोस, स्टेट्स मस्ट इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये एक एडिटोरियल आर्टिकल है। तो डावोस क्योंकि चल रहा है अभी एंड कल हमने डिस्कस भी किया था तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। एल एन टी, वारी एनर्जी और रिलायंस ये टॉप अमंग 10 विनर्स हैं जिन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स अभी जीते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग का काफ़ी अगर आप देखोगे तो इंडिया में चल रहा है, मतलब काफ़ी फ़ोकस है इंडिया का एंड ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स एंड 10 इयर्स हमारे बड़े टारगेट्स भी और ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी भी है हमारी। गवर्नमेंट लेकर आई थी, आई थिंक 18-19 में लेकर आई होगी शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैं गलत हो सकता हूँ। लेकिन इसके बारे में डिस्कस करेंगे किस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन एक बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव सोर्स है हमारे लिए। इंडियन ड्रग मेकर्स लाइकली टू गेन अंडर न्यू यूएस गवर्नमेंट। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर कहा जा रहा है कि इंडियन ड्रग मेकर्स मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनीज को काफी फायदा हो सकता है। यस, एक्चुअली यहाँ पे ये हमें काफी बेनिफिट दे सकता है। तो जानेंगे कैसे हो सकता है ये फायदा, ये भी जानना जरूरी है। इंडिया स्लिप्स टू थर्ड ऑन ट्रस्ट स्केल। इंडिया स्लिप हो चुका है टू थर्ड ऑन ट्रस्ट स्केल। तो क्या है ट्रस्ट स्केल और यहाँ पे इंडिया क्यों नीचे आया है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद ऑयल डिमांड फॉलिंग फास्टर देन इट लुक्स इन चाइना। तो ऑयल डिमांड अगर आप देखोगे चाइना में लगातार गिर रहा है। चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर रहा है ऑयल का एंड यहाँ पे थोड़ा परेशान भी है ओपेक कंट्रीज की ऑयल नीचे क्यों जा रहा है। तो प्राइजेस भी ऑयल के नीचे जाने चाहिए। तो इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे कि क्या आगे स्कोप है कि ऑयल प्राइसेस और गिर सकता है, क्या पेट्रोल डीजल और सस्ते हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। यूके richest 10% extracted half of wealth from India during colonization, a study। यूके ने एक्सट्रैक्ट किया है करीब करीब 64.82 ट्रिलियन डॉलर्स इंडिया से ओवर अ सेंचुरी ऑफ colonialism between 1765 and 1900 एंड 33.8 ट्रिलियन जो है ये गया है किसके पास, जो रिचेस्ट 10% थे उनके पास। ये इनफ मनी है टू कार्पेट लंदन इन नोट्स ऑफ 50 ब्रिटिश पाउंड, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ओवर। और ये दिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ राइज ग्रुप है, एक ऑक्सफैम इंटरनेशनल लेटेस्ट फ्लैगशिप ग्लोबल इनइक्विटी रिपोर्ट। तो ये रिलीज की जाती है हर साल एंड फर्स्ट डे ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग में ये हमेशा रिलीज किया जाता है। तो जो रिपोर्ट है टाइटल टेकर्स नॉट मेकर्स, ये रिलीज किया गया डावो में मंडे को, आज बिफोर स्टार्ट ऑफ एनुअल मीटिंग ऑफ रिच एंड पावरफुल अक्रॉस द ग्लोब। एंड यहाँ पे स्टडी और रिसर्च पेपर साइट किए गए क्लेम करने के लिए कि जो मॉडर्न मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है ये क्रिएशन है कोलोनियलिज्म का
एंड जो लेगेसी है इनइक्वालिटी की एंड पैथोलॉजीज हैं प्लंडर की, जो उस टाइम पे चल रही थी, हिस्टोरिकल जो कोलोनियलिज्म रहा है, इससे यही शेप करता है मॉडर्न वर्ल्ड को। तो आज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो बहुत ही फ्रीली एक्सप्लॉइट कर पाए थे दूसरी कंट्रीज पर और अपने ग्रोथ को फ्यूल कर पाए थे, वेल्थ को अक्यूमुलेट कर पाए थे विदाउट एनी मॉरल, मैं कहूंगा, रेस्ट्रिक्शंस, जो आज फिर भी हैं। आप ओपनली जो नहीं कर सकते उस टाइम पे आप कर सकते थे, और इसकी वजह से एक डीपली अनइक्वल वर्ल्ड बना एंड द वर्ल्ड वाज टॉर्न अपार्ट बाय डिवीजन बेस्ड ऑन रेसिज्म। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड सिस्टमैटिकली एक्सट्रैक्ट करता है वेल्थ ग्लोबल साउथ से टू प्राइमरली बेनिफिट द रिचेस्ट पीपल इन द ग्लोबल नॉर्थ। एंड बहुत सारी स्टडीज हैं, रिसर्च पेपर हैं, इसके बेसिस पे ऐसा कहा जा रहा है। ऑक्सफैम ने कैलकुलेट किया कि 1765 से 1900 के बीच में जो रिचेस्ट 10%, जो टॉप 10 लोग थे यूके, टॉप 10% लोग थे यूके में, इन्होंने इंडिया से सिर्फ 33.8 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ वेल्थ ले लिया टुडेज मनी के टर्म्स में अगर आप देखोगे। और यूके में अगर आप देखोगे तो सिग्निफिकेंट नंबर, बहुत ही बड़े नंबर में रिचेस्ट पीपल जो हैं वो ट्रेस कर सकते हैं अपना फैमिली वेल्थ बैक टू स्लेवरी, कोलोनियलिज्म, स्पेसिफिकली जो कॉम्पनसेशन है पेड टू रिच इंस्लेवर्स, जब स्लेवरी एबॉलिश हुई थी, वो भी आप ऐड कर सकते हो। और मॉडर्न मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन अगर आप देखेंगे, ये क्रिएशन है कोलोनियलिज्म का। ऑक्सफैम का कहना है कि पायनियर किया गया था ऐसे कॉर्पोरेशन द्वारा जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो खुद एक लॉ बन गए अपने आप में, और बहुत सारे कॉलोनियल क्राइम्स भी इन्होंने किए। तो मॉडर्न डे में मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ऑफन ऑक्यूपाई करते हैं मोनोपोली या नियर मोनोपोली पोजीशंस एंड कंटिन्यू करते हैं एक्सप्लॉइट करना वर्कर्स को इन ग्लोबल साउथ, पर्टिकुलरली वुमेन वर्कर्स ऑन बिहाफ ऑफ रिच शेयर होल्डर्स, प्राइमरली बेस्ड इन ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज रिप्रेजेंट करती है मॉडर्न कोलोनियलिज्म सिस्टम्स को ऑफ साउथ नॉर्थ वेल्थ एक्सट्रैक्शन। वर्कर्स इन सप्लाई चेन में फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस करते हैं पुअर वर्किंग कंडीशंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं होती इनके पास, बार्गेनिंग राइट्स नहीं है, मिनिमल सोशल प्रोटेक्शन होता है इनके पास। तो ये एक काफी, मैं कहूंगा, काफी डीप बड़ा रिपोर्ट होगा ये, तो हम पूरा तो कवर कर नहीं पाएंगे, बट आप आई थिंक डब्ल्यूईएफ के फोरम पे जाकर के ये रिपोर्ट पूरा पढ़ सकते हो। आप सिर्फ सर्च कर दो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट, तो कोलोनियलिज्म रिपोर्ट, तो ये आपको गूगल पे दिख जाएगा। आते हैं अगले आर्टिकल पे। जितनी भी टॉप आईटी फर्म्स हैं इस टाइम पे फ्रेशर हायरिंग टारगेट्स जो है वो अपने बूस्ट कर रही हैं, और ये बहुत बड़ा साइन है डिमांड रिवाइवल का। अब जैसे मान लो मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं, मुझे कैसे पता है इस कंपनी को, देखो अगर मैनेजमेंट को लग रहा है ना आगे ग्रोथ आने वाली है, तो कैसे पता करोगे कि मैनेजमेंट को लग रहा है, मैनेजमेंट असेस कर रहा है कि ग्रोथ आने वाली है? वो सबसे पहले तो लोग हायर करना शुरू करेंगे, वो प्रिपेयर करेंगे ना कि बेटर डिमांड है, बेटर ग्रोथ है, तो उसके हिसाब से हम क्या करें? उसके हिसाब से हम हायर करें, अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करें। तो आईटी में कैपेसिटी एक्सपेंशन का मतलब ही क्या है? लोगों को हायर करना। तो टॉप इंडियन सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज ने अपने फ्रेशर हायरिंग टारगेट्स को रिवाइज करके और बढ़ा दिया है फिस्कल ईयर 2026 के लिए, और ये बहुत बड़ा साइन है रिवाइवल इन टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग का। कंट्री के जो टॉप 6 आईटी कंपनीज हैं हमारे, ये प्लान कर रहे हैं कि 82,000 फ्रेशर्स को ऑनबोर्ड करेंगे बिटवीन देम इन ईयर स्टार्टिंग अप्रैल 2025। एंड डिस्पाइट स्लोअर हायरिंग थी इस फिस्कल ईयर, बट इन्होंने रिवाइज किए अपने आगे के टारगेट्स को। FY25 टारगेट भी सिमिलर था, लेकिन एक्चुअल हायरिंग जो है वो थोड़ा लोअर रहेगी, ज्यादातर फर्म्स ने खुद कहा है ये, ठीक है। एंड Q3 में, क्वार्टर 3 में अगर आप देखोगे कलेक्टिव वर्कफोर्स, अच्छा क्वार्टर 3 जनवरी से मत कैलकुलेट कर लेना आप, जब भी मैं बोलूं क्वार्टर 3 आपको अप्रैल से साल को शुरू करना है। बिजनेस न्यूज़पेपर अगर आप शुरू कर रहे हो, आपको कैलेंडर ईयर को याद ही नहीं रखना है, आपको फाइनेंशियल ईयर ही सोचना है हमेशा दिमाग में। अप्रैल हमारा न्यू ईयर होता है, 1 अप्रैल। तो Q3 के हिसाब से, अप्रैल के हिसाब से Q3 आपको देखना है, जो हमारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर होता है। Q3 में जो कलेक्टिव वर्कफोर्स था डिक्लाइन हुआ 225 एम्प्लॉइज से एक्चुअली। तो यहाँ पे हायरिंग तो क्या ही होगी, नेट नेट फायरिंग हुई है अगर आप देखोगे तो 254 बिलियन डॉलर वैल्यू है हमारी टोटल आईटी इंडस्ट्री की, और इन्होंने शेड किया है रिकॉर्ड मोर देन 70,000 एम्प्लॉइज इन FY24। इनके जो क्लाइंट्स हैं ये कट करते हैं टेक स्पेंस अमिड अ ग्लोबल स्लो डाउन। तो फॉर FY26 बेलवेदर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है ये टारगेट करेगी टू हायर मच मोर देन अ रेगुलर ईयर। ये एक रेगुलर ईयर से काफी ज्यादा ये हायर करेंगे, इनका कहना है रिक्रूट करेंगे करीब करीब 40,000 फ्रेशर्स कैंपस से। और इनके क्लोजेस्ट राइवल इन्फोसिस है जो करेंगे यहाँ पे हायरिंग 15,000 प्लस फ्रेशर्स की, एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 20,000 के ऊपर भी जा सकता है नेक्स्ट ईयर। विप्रो यहाँ पे बात कर रहा है कमिटमेंट की कितने, 10,000 की, एंड इनका कहना है 10 से 12,000 फ्रेशर्स तो ये हायरिंग करेंगे ही करेंगे अपकमिंग ईयर में। तो कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स भले ही सेम हो, लेकिन उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ गई, देखो यही होता है। तो डिमांड सप्लाई इस तरीके से वर्क करता है कि हो सकता है प्रोडक्ट सेम हो, लेकिन उसकी वैल्यू
हर कुछ दिनों में चेंज होते रहती है, चाहे तो वो बढ़ती है, चाहे वो घटती है। तो यहाँ पे आईटी सेक्टर का डिमांड बढ़ा है क्योंकि उनके सर्विसेज़ का डिमांड बढ़ा है, तो जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनके स्किल्स की वैल्यू भी और बढ़ी है और डिमांड भी और बढ़ेगी। ज़ोमैटो का रिज़ल्ट आया और ज़ोमैटो का प्रॉफ़िट 57% नीचे है और ऑपरेशनल ऑपरेशनल रेवेन्यू जो है वो सर्ज हुआ है 64%। तो सर्ज होने का मतलब यहाँ पे क्या है? बढ़ना है। इसके अब राइज़ेज़ आ जाते हैं और ये सारे वर्ड्स होते हैं मार्केट में हम यूज़ करते हैं निफ्टी के लिए और इंडेक्स के लिए भी सर्ज, प्लमेट एंड क्रैश। तो फूड एग्रीगेटर प्लेटफ़ॉर्म है हमारा ज़ोमैटो। नेट प्रॉफ़िट 57% गिरा है टू 59 करोड़ in the third quarter of FY25 compared to 138 crore during the same period a year ago. नेट प्रॉफिट जो था ये डाउन था नियरली 66.5%, 176 करोड़ से कितना नीचे आ गया 66.5% सेकंड क्वार्टर ऑफ FY25 में। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 64% बढ़ गया है। रेवेन्यू हो गया 5,405 करोड़ Q3 में, जो पहले था 3,288 करोड़। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू था 4,800 करोड़ था ऑलमोस्ट प्रीवियस क्वार्टर में, तो काफी बढ़िया ग्रोथ रेवेन्यू में आई है। और प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें ना, तो इनका जो कंसोलिडेटेड एडजस्टेड एबिटा है, एबिटा मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो वो अर्निंग्स 128% ग्रोथ किया है। तो इस 128% ग्रोथ को अगर आप देखेंगे तो ये आया है 285 करोड़, और इस 285 करोड़ में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। इससे टैक्स भी काटना बाकी है, डेप्रिसिएशन भी इससे कम करना बाकी है, रिड्यूस करना, और अमोर्टाइजेशन भी। ये सारे एक्सपेंसेस हैं, तो ये एक्सपेंसेस को बिना कम किए जो प्रॉफिट आ रहा है वो इतना है, आगे इससे एक्सपेंसेस भी काटे जाएंगे। लार्जली ड्रिवन बाय इंप्रूवमेंट इन फूड डिलीवरी, इनका काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट आया है। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एडजस्टेड एबिटा डिक्लाइन हुआ है 14%। तो फूड डिलीवरी मार्जिन इनके बढ़े हैं। अब ये पर ऑर्डर फूड डिलीवरी में पहले से तो ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन इन्होंने एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट किए हैं क्विक कॉमर्स स्टोर नेटवर्क में। तो क्विक कॉमर्स यहाँ पे काफ़ी इनका पैसा ले रहा है यहाँ पे अगर आप देखोगे, जिसका क्वार्टरली लॉसेस इंक्रीज़ हुआ है 95 करोड़ से क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। कैश बैलेंस इनके पास कितना है? 19,235 करोड़। नेट प्रोसीड्स आए थे इनके 8,500 करोड़ के, कहाँ से? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट से, क्यूआईपी से। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होता है? जब कंपनी कहती है हमें ना कुछ पैसों की जरूरत है, तो हम हमारे शेयर्स बेचेंगे किसको? इंस्टीट्यूशनल को। यहाँ पे हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर देंगे। इंस्टीट्यूशंस को ऐसे डिस्कशन करते हैं, वैल्यूएशन डिस्कस करते हैं और क्यूआईपी के थ्रू शेयर्स बेच करके पैसे रेज कर लेते हैं। तो कंपनी ने अप्रूवल लिया था और 8,500 करोड़ रेज किए थे। तो जोमेटो के पास अगर अभी आप सिर्फ कैश देखोगे तो करीब 19,200 करोड़ का तो इनके पास कैश पड़ा हुआ है। बात करते हैं फूड डिलीवरी बिजनेस की। इनका जो एडजस्टेड रेवेन्यू था फूड डिलीवरी बिजनेस का, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 2,413 करोड़ हो गया 2,340 करोड़ से, एंड ये 2,062 करोड़ था एक साल पहले। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट तो आई है अच्छी खासी। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू मतलब टोटल ऑर्डर वैल्यू जो इनके ऐप से हमने ऑर्डर किया, ये इंक्रीज हुआ है 9,690 करोड़ से 9,913 करोड़। और जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है ये 8,486 करोड़ मतलब 8,500 करोड़ के आसपास था Q3 2023-24 में। मतलब 1 साल पहले की बात चल रही है ये। तो यहाँ पे ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। इनका जो 20% प्लस ईयर ऑन ईयर ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू ग्रोथ गाइडेंस है फूड डिलीवरी बिजनेस का, ये ज्यादा लॉन्ग टर्म है एंड पीरियड्स इसमें आएंगे हायर और लोअर ग्रोथ के अलोंग द वे। तो इनका कहना है करेंटली हम लोग एक ब्रॉड बेस स्लो डाउन है इन डिमांड, जो स्टार्ट हुआ सेकंड हाफ ऑफ नवंबर में, और जो करंट स्लो डाउन है इसको आप हटा दो तो वी आर पॉजिटिव अबाउट रिकवरी सून एंड कॉन्फिडेंट है कि इनका जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, मतलब यहाँ जोमेटो कह रही है कि इनका जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है, जो हम सामान ऑर्डर कर रहे हैं अभी कितना है 9,900 करोड़ है, वो 20% के रेट से बढ़ता रहेगा हर साल। यस, मतलब ये करीब-करीब आप देखो 4 साल में डबल हो जाएगा बेसिकली, इनका कहना है 4 साढ़े 4 साल में। हर साढ़े 4 साल में ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू डबल होता रहेगा। तो वैसे तो ये भी मैथमेटिकली अगर आप देखोगे तो ये भी बोलना गलत ही है। अगर आप कंपाउंड करोगे इसे तो बहुत ही अलग नंबर आने वाला है। बट आई डोंट वांट टू एक्सैजरेट, आप खुद ही देख सकते हो कि अगर 20% से कंपाउंड कर रही है तो आप खुद देख लोगे कि अगले साढ़े 4 साल में जो ग्रोथ आएगी और अगले 10 साल में जो ग्रोथ आएगी, वो किस हिसाब से होगी। तो ये पहले डबल होने में टाइम लगेगा, दूसरा जो डबलिंग होगा वो तुरंत होगा इस रफ्तार से। ट्रिपल ट्रिपल होने में तो इसे बिल्कुल टाइम लगने वाला है ही नहीं। तो क्विक फूड डिलीवरी सर्विसेज की अगर आप बात करोगे तो दीपिंदर गोयल जो है को-फाउंडर और सीईओ ज़ोमैटो के, इन अ लेटर टू शेयर होल्डर्स उन्होंने कहा कि जो डेटा है वो दिखा रहा है हमें कि टाइम एंड टाइम अगेन
फूड डिलीवरी टाइम जो है अगर आप कम करो तो ये एक इंक्रीमेंटल डिमांड लेकर आता है रेस्टोरेंट फूड के लिए। तो फूड डिलीवरी का टाइम कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और 45 प्लस मिनट से अगर ये 30 मिनट तक लेकर आए हैं तो इससे मीनिंगफुल एक्सपेंशन हुआ है डिमांड में भी। और समथिंग सिमिलर ये हो सकता है 10 से 15 मिनट वाले डिलीवरी सेगमेंट में भी। तो इनका लर्निंग ये है कि 10 मिनट डिलीवरीज पॉसिबल होंगी तब जब किचन नेटवर्क्स डेंस होंगे, ये ट्रैवल टाइम तभी कट कर पाएँगे एंड ये किचन प्रिपरेशन टाइम को भी कम पर कर पाएँगे, तो जो किचन में प्रिपेयर करने का टाइम लग रहा है खाने को। तो यहाँ पे इसको कंसिस्टेंटली करना और प्रॉफिटेबिलिटी जो है इज़ नॉट एन ईज़ी प्रॉब्लम टू सॉल्व। ब्लिंकिट की अगर बात करते हैं तो इनका क्यू कॉमर्स आर्म है ब्लिंकिट, जिसने विटनेस किया है कि रेवेन्यू इसका इंक्रीज़ हुआ है 21% सिक्वेंशली, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब अगर आप देखोगे, ये हो गया है 1400 करोड़ जो पहले था 1150 करोड़। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 27% बढ़ा है इसका, काफ़ी बढ़ा है ये। 7,800 करोड़ हो चुका है करीब-करीब, जो पहले 6,132 करोड़ था। ब्लिंकिट का एवरेज ऑर्डर वैल्यू मतलब एक ऑर्डर ऑन एन एवरेज करीब-करीब ₹700 का होता है, जो एक ऑर्डर होता है। इनका डार्क स्टोर काउंट भी 1000 की रेंज एक्सीड कर चुका है और यहाँ पे एवरेज ऑर्डर वैल्यू ₹707 ऑन एन एवरेज एक पर्सन ₹707 का सामान ऑर्डर करता है, जो पहले था ₹660। तो जितना बढ़ता रहेगा इनका मार्जिन उतना ही बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। एंड एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे तो इनका टारगेट है 2000 स्टोर्स का बाय दिसंबर 2025, जो मच अर्लियर होगा देन आवर प्रीवियस गाइडेंस ऑफ दिसंबर 2026। तो पास्ट 2 क्वार्टर्स में इनका कहना है कि इन्होंने ऐड किए हैं 368 न्यू स्टोर्स एंड ये अकाउंट करेंगे फॉर अबाउट 37% ऑफ आवर टोटल नेटवर्क ऑफ 1007 स्टोर्स। बजाज फाइनेंस एंड एयरटेल दोनों हाथ मिला रहे हैं और क्रिएट कर रहे हैं एक फाइनेंशियल सर्विसेज डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो बजाज फाइनेंस एंटर कर रहा है पार्टनरशिप विद भारती एयरटेल और डिजिटल प्लेटफॉर्म ला रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। जो पैक्ट है यहाँ पे कंपनी प्रोग्रेस करेगी टू ऑफर ज्यादातर जो इसके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वाले रिटेल फाइनेंशियल ऑफरिंग्स हैं, अपने ये 37 करोड़ कस्टमर्स को ऑफर करेंगे। तो एयरटेल के अगर आप कस्टमर हो तो आपको बजाज फाइनेंस के साथ मिलकर एयरटेल फाइनेंशियल सर्विसेज भी ऑफर करने की सोच रहा है यहाँ पर। तो बजाज फाइनेंस का भी जो डाइवर्सिफाइड सूट है, इसके पास 27 प्रोडक्ट्स हैं और डिस्ट्रीब्यूशन हेफ्ट ऑफ मोर देन 5000 ब्रांचेस एंड 70,000 फील्ड एजेंट्स हैं बजाज फाइनेंस के पास, उसका कहना है। तो एयरटेल इनिशियली ऑफर करेगा बजाज फाइनेंस को रिटेल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अपने एयरटेल थैंक्स ऐप पे, और ये होगा फॉर सीमलेस एंड सिक्योर कस्टमर एक्सपीरियंस। तो एयरटेल के पास ऑलरेडी इतना सारा डेटाबेस है, इतने सारे सिम कार्ड्स हैं कि दोनों कोलैबोरेट करके मेरे ख्याल से काफ़ी यहाँ पे एक बढ़िया इकोसिस्टम बना सकते हैं पॉसिबली, जहाँ पे ये सर्व कर पाएँगे कस्टमर्स को, जिनको फाइनेंशियल नीड्स भी है या फाइनेंशियल सर्विसेज़ की नीड है ओवरऑल। तो देखते हैं, यहाँ पे देखना होगा बजाज फाइनेंस का। आई थिंक ऑलरेडी हमने अभी देखा था कि अ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप थी इनकी जो इन्होंने अभी ब्रेक किया है, अभी खत्म हुई है पार्टनरशिप एंड ये अब एयरटेल के साथ शुरू कर रहे हैं। तो वी हैव टू सी। बजाज फाइनेंस से वैसे काफ़ी खौफ है, लोग डरते भी हैं क्योंकि इनकी एक बार कॉल्स आती हैं, तो जल्दी से रुकती नहीं है आना। तो टुडे इनका कहना है कि वी आर ट्रस्टेड बाय ओवर 1 मिलियन कस्टमर्स एंड आवर विजन इज़ टू मेक एयरटेल फाइनेंस अ वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल फाइनेंशियल नीड्स। तो एयरटेल की टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ हो सकती है, इनके पास इतना बड़ा डेटाबेस है एंड बजाज फाइनेंस यहाँ पे एक्सपर्ट है, बहुत बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ अगर देखेंगे आप एनबीएफसीज़ के सेक्टर में, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज़। काफ़ी फेवरेट भी रही है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो वी हैव टू सी कि आगे दोनों फर्म्स का जो कोलैबोरेशन है सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं। यूजुअली हम देखते हैं कि जब इतने बड़े फर्म्स कोलैबोरेट करते हैं तो कहीं न कहीं प्रोडक्ट या तो बहुत ही बढ़िया होता है या तो फिर ऐसा होता है जिससे कोई ट्रैक्शन मिले ही ना। आते हैं अगले आर्टिकल पे, फोकस ऑन डावोस। ये एक एडिटोरियल आर्टिकल है और डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे ना, तो ये वीक थोड़ा है, राइट? हमारे यहाँ भी वीक चल रहा है एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अगर आप देखोगे तो धीरे-धीरे बढ़ रहा है। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक पुल आउट किया है ऑल स्टॉप्स फॉर एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो स्विस के स्की रिजॉर्ट्स में होता है ऑफ डावोस। कंट्री जो है यहाँ पे 2 पेविलियंस होंगे इनके पास, वन फॉर द सेंटर एंड अदर फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 6 स्टेट्स। जैसे कि 3 चीफ मिनिस्टर्स जो रिप्रेजेंट करेंगे सेंटर को, वो है अश्विनी वैष्णव, जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होल्ड करते हैं लाइक रेलवेज एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जिन्होंने कहा है कि इन्होंने प्लान किया है कि इंडिया के इंक्लूसिव ग्रोथ एजेंडा को प्रोपोगेट करेंगे। तो स्टेट्स ने भी डेलीगेट्स भेजे हैं, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे काफी सारे डेलीगेट्स गए हैं अपने स्टेट्स
को मैं कहूँगा यहाँ पे थोड़ा पिच करने कि आप यहाँ पे आओ, हमारे स्टेट में आओ, इन्वेस्टमेंट करो, हमारे पास स्किल्ड लेबर है, हमारे लॉज़ फ्रेंडली हैं, हम बिज़नेस फ्रेंडली स्टेट्स हैं, इस तरीके से। तो आंध्र प्रदेश अगर आप देखोगे जैसे 15 करोड़ स्पेंड कर रहा है विथ मिस्टर नायडू लाइनिंग अप 19 मीटिंग्स हो रही हैं उनकी और 50 मीटिंग्स जो है शेड्यूल्ड हैं बाय स्टेट्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। तो ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट्स हैं हैव ब्रांडेड देयर इनिशिएटिव सच एज़ बुलिश ऑन टीएन और तेलंगाना राइजिंग 2050 एज़ पार्ट ऑफ देयर एफर्ट्स। तो ये जितने भी एफर्ट्स हैं वो रिफ्लेक्ट करता है एक प्रोएक्टिव अर्जेंसी ऑफ मिशन एंड रिकॉग्निशन कि यहाँ पे लिमिट्स हैं टू द अमाउंट ऑफ हेवी लिफ्टिंग द सेंटर एंड स्टेट्स कैन डू टू कीप इकोनॉमिक ग्रोथ टेकिंग ओवर एंड एक्सपैंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स यूटिलिटी की बात होती है कि जो एफर्ट्स इनकी क्या यूटिलिटी हो सकती है एंड कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, बट ये एक्सपेंडिचर कुछ नहीं है अगर सही में कंपनीज वहां पे आती है एंड सही में हम अपने सॉफ्ट इमेज को और बेटर कर पाते हैं, वहां पे बेटर तरीके से लोगों को समझा पाते हैं दैट यस वी वांट देम टू डू बिजनेस विद अस। तो behind the rhetoric of big themes, Davos एक undoubtedly known place है for opportunities जो ऑफर करता है behind the scenes and deal making and possible है कि ये जो efforts है by Indian officials ये वैल्यू यील्ड करें। अगर आप दूसरे चीफ मिनिस्ट्रियल विजिट्स की बात करते हो इन अर्लियर इयर्स तो इनके कुछ सब ऑप्टिमल इम्पैक्ट हैं चीफली बिकॉज जो लो प्रायोरिटी है जो इंडिया अट्रैक्ट करता है एंड दिस ईयर चाइनीज इकोनॉमी क्योंकि स्लो डाउन कर रही है तो ये चेंज कर सकता है स्टैंड को। और जैसे कि यहाँ पे इंडिया अगर आप देखोगे तो एक लुक्रेटिव डेस्टिनेशन नजर आएगा जो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है जहाँ पे चाइना में स्लो डाउन है, यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ है ओवरऑल। कंजम्पशन यस आगे हम लोग पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा स्लो डाउन है बट ओवरऑल फ्यूचर आउटलुक हमारा काफी बढ़िया है एज कम्पेयर टू चाइना। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे फॉरेन इन्वेस्टर जो अप्रोच किए जा रहे हैं वो लेजिटिमेटली पूछ सकते हैं कि डोमेस्टिक कॉर्पोरेशन जो है वो क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारी कंट्री में। जो डोमेस्टिक आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रहा है, इंडियन कंपनीज बाहर ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, इंडिया में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रही है। एंड दैट अपार्ट ईच ऑफ द स्टेट्स है वो एनुअल इन्वेस्टमेंट जैम्बोरीज करते हैं जो ट्रेडिशनली अट्रैक्ट करता है आई कैचिंग प्रपोजल्स जो रियली ट्रांसलेट करता है इनटू शॉवल रेडी प्रोजेक्ट्स ऑन द ग्राउंड। तो जितने भी इसका कहने का मतलब ये है इस लाइन का कि जितने भी हमारे एमओयूज वगैरह भी कई बार साइन होते हैं ना और जितने भी बड़े-बड़े कॉन्क्लेव होते हैं वो सॉलिडिफाई नहीं हो पाते, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में ऐसा हो गया ना कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी के साथ लेकिन आप फुलफिल नहीं कर रहे हो। तो कंपनीज के साथ भी ये प्रॉब्लम होता है कि सिर्फ कमिटमेंट्स होते हैं, ये इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं इनके और कमिटमेंट्स हैं, फुलफिल होंगे नहीं होंगे भाई क्या पता, राइट? तो ये भी एक प्रॉब्लम है और दूसरा प्रॉब्लम ये भी है जो सवाल है कि इंडियन कंपनीज क्यों इंडिया में अभी इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं एग्रेसिवली, राइट? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो जो फैक्ट्स हैं, जो ओवरसीज़ क्वेश्चन इन्वेस्टर्स ना बहुत ही वेल अवेयर हैं इसके बारे में, ठीक है? एंड बहुत सारे इम्पेडिमेंट्स हैं टू डूइंग बिज़नेस इन इंडिया इनका ये कहना है, जैसे कि क्रोनिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी है सबसे पहले तो। मतलब आप देखते हो बजट में टैक्स चेंजेस ही कितने आ जाते हैं हमारे यहाँ, राइट? आपने सबने देखा होगा, नए-नए पॉलिसी चेंजेस कितने आ जाते हैं और वो पॉजिटिव भी नहीं है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि आज आप एक पॉलिसी को लेकर के यार इंडिया में ये पॉलिसी बड़ी अच्छी है, लेट्स सेट अप अ बिज़नेस और अगले साल वो सारा खत्म हो जाए। आज आप टैक्स प्लानिंग करो कि यार मैं ना इस स्कीम में इन्वेस्ट करूँगा, इसमें टैक्स फ्री है। अगर लेट्स से मैं पेमेंट लेता हूँ और अगले साल ही गवर्नमेंट हो सकता है टैक्स कर दे इस पे। तो आपने जो फ्यूचर प्लानिंग की 20 साल की उसके हिसाब से सब कुछ प्लान किया, सब खत्म हो गया पूरी तरीके से। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो गवर्नमेंट को फिक्स करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स भी हैं। के शेप नेचर है पोस्ट पैंडेमिक कंज्यूमर डिमांड का, जो ये डेटरेंट भी हो सकता है। के शेप नेचर क्यों है कंज्यूमर डिमांड का? क्योंकि कुछ जो गुड्स हैं उनकी डिमांड बढ़ी है और कुछ गुड्स हैं उनकी डिमांड घटी है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये जो फैक्टर है ये सर्टेनली काउंट करेगा फॉर सच इमर्जिंग बिजनेसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टेट का हमारे गवर्नमेंट्स हैं वो इन्वेस्टमेंट पिच करेंगे डेवॉस में और उन्हें अपलॉड करना चाहिए कि वो इतना एफर्ट डाल रहे हैं। और देखो ना 5-6 स्टेट्स ही हमारे जो डेवॉस में जाकर के कर भी रहे हैं और नोटेबल एक्सेप्शन यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। अब देखिए यूपी गवर्नमेंट डेवॉस में जाकर के पिच कर रही है और जो बाकी सारे 5 स्टेट्स हैं ये तो वैसे भी वो स्टेट्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये कोस्टल एरियाज़ है, आप महाराष्ट्र को देखो और आप जो दूसरी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, जितने भी हैं, जो ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है, ऑलरेडी इंडस्ट्रीज़ है, तो ये वहाँ जाकर के पिच कर रहे हैं जिनका ऑलरेडी नाम है, लेकिन यहाँ पे एक लैंडलॉक्ड स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश यहाँ पर आकर के पिच कर रहा है, तो दिस इज़ अ रियली बिग एक्सेप्शन मैं कहूँगा दैट वी डू नॉट सी। जो ये जो स्टेट्स पहले भी जाते थे ये, ऐसा नहीं कि दे आर गोइंग फर्स्ट टाइम, बट ये जो नए स्टेट्स आ रहे हैं यहाँ पे वी वुड एक्सपेक्ट कि थोड़े और स्टेट्स यहाँ पे ऐड हों, जो ऐसी चीज़ें करें प्रोएक्टिवली। तो यहाँ पे इन द इन अ सेंस जो इनका एब्सेंस है इट सेज मच अबाउट द स्क्यू डायनामिक्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो काफी चीजें ये जो सारी चीजें ये बताती हैं कि इंडिया का जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो किस तरीके से थोड़ा स्क्यूड है।
आते हैं अगले आर्टिकल पे। एल&टी वारी रिलायंस अमंग टॉप 10 विनर्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग शॉप्स। तो एल&टी एनर्जी, वारी क्लीन एनर्जी, रिलायंस ग्रीन हाइड्रोजन एंड एएम ग्रीन, ये 10 कंपनीज हैं जो इमर्ज होकर आई हैं एज लोएस्ट बिडर्स गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के लिए फॉर प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाइड्रोजन। ओरियाना पावर जो है इन्होंने बिड किया है लोएस्ट इंसेंटिव ऑफ 10,000 रुपीज टन्स पर ईयर कैपेसिटी, लेकिन ये नेग्लिजिबल होगा एट 0.01 पर केजी पे ऑन एन एवरेज फॉर 3 इयर्स। जो पीपल अवेयर है इस डेवलपमेंट के, उनका ही कहना है। जो फाइनेंशियल बिड्स हैं फॉर गिविंग इंसेंटिव्स अंडर द सेकंड ट्रांच ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, वहां पे यहाँ पे गवर्नमेंट की इंसेंटिव्स मिलेंगी ऑफ कोर्स। एंड इस स्कीम का नाम है साइट, जो गवर्नमेंट की स्कीम है इसका नाम है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसमिशन। ये ओपन हुआ है ये स्कीम फ्राइडे को, और कंपनी जो है इन्हें अभी तक लेटर ऑफ अवार्ड मिला नहीं है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन से ऑफ इंडिया। एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, इन्होंने इनवाइट किया था कि आप एस्टैब्लिश करो 4.5 लाख टन पर ईयर ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अंडर सेकंड ट्रांच, जहां पे एलोकेटेड इंसेंटिव होगा 5,500 करोड़ का। तो जो टोटल 14 कंपनीज है उन्होंने बिड किया 6,22,500 टन का, तो ज्यादा बिड आई है एक्चुअली यहाँ पे। तो इससे पता लगता है कि कंपनीज यहाँ पे काफी एक्साइटेड है। एंड ये एक सेक्टर ऐसा है ग्रीन हाइड्रोजन जहां पे प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करने को तैयार है। तो जो विनर्स हैं वो सिलेक्ट होंगे लीस्ट इंसेंटिव डिमांडेड पे, जो सबसे कम इंसेंटिव डिमांड करेगा उसी के बेसिस पे विनर सिलेक्ट होंगे। और जो टेंडर है इसने फॉलो किया है बकेट फिलिंग अप्रोच। तो जहां पे जो बिडर होता है, जो लोएस्ट इंसेंटिव मांगता है ना गवर्नमेंट से रिक्वायरमेंट पे, वो उसे अवार्ड किया जाता है फाइनेंशियल सपोर्ट एंड रिक्वायर्ड कैपेसिटी फॉलोड बाय next lowest and so on until the entire offered capacity was exhausted। तो इसे हम लोग बोलते हैं बकेट फिलिंग अप्रोच। तो कैप लगा हुआ है इंसेंटिव पे जो है 50 रुपी पर केजी इन द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन, फिर 40 रुपी पर केजी आपको इंसेंटिव मिलेगा, और फिर 30 रुपी पर केजी इंसेंटिव आपको दिया जाएगा। आते हैं अगले आर्टिकल पे। इंडियन ड्रग मेकर्स जो है वो लाइकली गेन करने वाले हैं अंडर द न्यू ईयर्स गवर्नमेंट। इंडियन फार्मा एक्सपर्ट्स, जितने भी फार्मा एक्सपर्ट्स हैं इंडिया के, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफी फेवरेबल चीजें हो सकती हैं डोनाल्ड ट्रंप के रूल में इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए, जिनका करीब 30% ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो यूएस में होता है। तो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए यूएस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है, राइट? क्योंकि हम काफी रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं किससे? यूएस से, और काफी बेनिफिट भी ले पा रहे हैं। तो इंडिया का जो ओवरऑल कह रहे हैं कि यूएस में एक्यूट ड्रग शॉर्टेज है, और अपॉर्चुनिटी, ये शॉर्टेज क्या है हमारे लिए? अपॉर्चुनिटी है डोमेस्टिक ड्रग मेकर्स के लिए कि एक्सपैंड कर पाएं और जो वॉइड है इसे फिल कर पाएं। तो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स होपफुल हैं कि इंडिया की जो ट्रैजेक्टरी है, क्योंकि यूएस शॉर्टेज फेस कर रहा है और बैक ऑर्डर्स भी है वहां पे, तो बहुत ही ब्लॉकबस्टर जो ड्रग्स हैं वो ऑफ पेटेंट जा रहे हैं बिटवीन 2025 से 29। मतलब ऑफ पेटेंट मतलब अब किसी ने वो ड्रग बनाया था, उसका पेटेंट एक्सपायर हो रहा है, मैं भी वो बना सकता हूँ, और मैं इंडिया में बनाऊंगा बिल्कुल लो कॉस्ट पे, और वही यूएस में एक्सपोर्ट करूंगा। तो अब वो compete करेगा वहां पे, एंड मैं अपना शेयर जो है वो इंक्रीज कर पाऊंगा। तो यहाँ पे ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी है हमारे पास किस चीज के लिए? इन फॉर्म ऑफ जेनरिक्स। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि जितनी जो जेनरिक ड्रग्स होते हैं इसमें इंडियन कंपनीज इतना एक्सेल क्यों करती हैं। तो फैक्ट ये है कि इंडिया लार्जेस्ट सप्लायर्स है जेनरिक्स का, ठीक है, टू सम कंट्रीज जहां पे स्ट्रिक्टेस्ट रेगुलेटरी नॉर्म्स है, जैसे कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूएस एफडीए अप्रूव प्लांट्स आउटसाइड ऑफ यूएस जो है वो इंडिया के पास है। और इतना आसान नहीं होता है यूएस एफडीए का अप्रूवल लेना, बहुत ही, मैं कहूंगा बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है, रेगुलेटरी नॉर्म्स बहुत सारे होते हैं, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, और क्वालिटी आपको ग्लोबल लेवल पे, यूएस के लेवल पे मेंटेन करनी होती है। तो हमारी इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज वो कर पा रही हैं। कंपनीज जैसे कि सन फार्मा, ऑरोबिंदो, डॉक्टर रेड्डीज, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, ये एक्सीडिंगली अच्छा कर रही है ऑन एक्सपोर्ट्स लेड बाय यूएस मार्केट्स। और जो फॉर्मुलेशन बिजनेस है वो एक्सपेक्टेड है कि और बढ़िया करेगा ड्यू टू बैक ऑर्डर्स, और डिमांड इंक्रीज हुआ है, और ये वॉइड फिल कर रहे हैं फ्रॉम इंडिया। जो एक्सपोर्ट्स है वो टू द यूएस वो क्लाइंब हुए हैं टू $8.7 billion from $7.5 billion, and according to the data from Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics। अगर इंडिया ये इस्टेब्लिश कर लेता है अपने आप को इटसेल्फ एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे क्वालिटी अश्योर्ड लाइफ सेविंग ड्रग्स देता है टू ओवर 200 कंट्रीज ग्लोबली, तो ये मेजर फार्मा पार्टनर बन जाएगा यूएस का, और लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं उनको भी, उनके लिए भी वो पिच इन कर पाएगा। और ओवर द इयर्स इंडिया एज अ सिंगल कंट्री बैक कर रहा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ मार्केट ऑथराइजेशंस ड्रग के लिए। सबसे ज्यादा ऑथराइजेशंस यूएसएफडीए से इंडियन कंपनीज को मिलते हैं। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें और ईज करेगा हमें लगता है, एंड ये कमर्शियली और साउंड रहेगा, एंड गोइंग फॉरवर्ड जो डिसीजंस हैं ये इंडिया के जेनरिक ड्रग मार्केट को और आगे लेके जा सकते हैं। तो यूएस रिलाई करता है ग्लोबल एपीआई सप्लाई के लिए, अब इस एपीआई सप्लाई चेन के लिए, जहां पे 87% के जो एफडीए रजिस्टर्ड एपीआई प्लांट्स है वो अब्रॉड है, मेनली इन चाइना, जो डोमिनेट करता है प्रोडक्शन में। ऑन दी अदर हैंड इंडिया सोर्स करता है 70% एपीआई फ्रॉम कहां से? चाइना।
तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम एपीआईज़ के लिए डिपेंड करते हैं कंप्लीटली किस पे? चाइना पे और कोविड के टाइम पे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो गई थी हमारे लिए, राइट? तो ये जो प्रॉब्लम हुई है, ये आई है डिपेंडेंसी से। तो कहीं न कहीं जो टैरिफ इम्पोज़िशंस होंगे चाइना पर, वो बेनिफिट कर सकते हैं इंडिया एपीआई मैन्युफैक्चरर्स पर। इंडिया ने भी फिर फोकस किया कि हम एपीआईज़ बनाएँगे और कहीं न कहीं हेल्थ रिफॉर्म्स ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ज़रूर आ सकता है, ये सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आते हैं अगले आर्टिकल पे। इंडिया स्लिप कर चुका है टू थर्ड ऑन ट्रस्ट स्केल। इंडिया एक प्लेस नीचे जा चुका है टू थर्ड स्लॉट व्हेन इट कम्स टू पीपल्स ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, बिजनेस, मीडिया एंड एनजीओज, जहां पे लो इनकम पॉपुलेशन जो है वो फार लेस ट्रस्टिंग है देन दी रिचर काउंटरपार्ट्स। एक स्टडी का ये कहना है ऑन मंडे। तो एनुअल इडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर, ये 25th ईयर था इनका और इन्होंने रिलीज किया बिफोर स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग, जिसने दिखाया कि इंडिया रैंक करता है लो एट 13th प्लेस जब बात होती है ट्रस्ट की, जो लोग अपने गवर्नमेंट में करते हैं। एंड जो कनाडा है इसने टॉप किया है इस लिस्ट को ऑफ देयर फॉरेन हेडक्वार्टर्ड कंपनीज, फॉलोड बाय जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस एंड यूएस, जो हाई रैंक कर रहे हैं। देन इंडिया आल्सो इंक्लूडेड मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, चाइना एंड ब्राजील। तो ओवरऑल जो लिस्ट है फॉर ट्रस्ट ऑफ जनरल पॉपुलेशन इन गवर्नमेंट, बिजनेस, मीडिया एंड एनजीओ वाज अगेन टॉप्ड बाय चाइना। अगर आप देखोगे तो काफी काफी मतलब मैं बोलूंगा यूनिक रिजल्ट्स आए हैं इस डेटा के, जहां पे चाइनीज लोग सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं अपने गवर्नमेंट को, अपने मीडिया को और अपने मैं कहूंगा कंपनीज पर भी सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो आई थिंक इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट द रिपोर्ट। एंड विद इन द हाई इनकम ग्रुप इंडिया जो है वो रैंक हुआ है फोर्थ आफ्टर इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया। द लो इनकम जो पॉपुलेशन है उसने इंडिया को तीसरा मोस्ट ट्रस्टेड नेशन बनाया आफ्टर चाइना एंड इंडोनेशिया। ऑल डिमांड फॉलिंग फास्टर देन इट लुक्स इन चाइना। क्या चाइना स्टिल बेस्ट जस्टिफिकेशन है क्रूड डिमांड के लिए या फिर वर्स्ट? ज्यादातर दुनिया का जो आप कहोगे जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इकोनॉमीज हैं, वो फिक्सेटेड हैं किस पे? स्लो मोशन कार क्रैश पे इन रियल एस्टेट सेक्टर। एंड ऑयल एग्जीक्यूटिव जो है ना अनरफल्ड है, वो कह रहे हैं वी आर वेरी बुलिश ऑन चाइना, जितनी भी ऑयल कंपनीज है, और इनका डिमांड बढ़ेगा, बहुत बढ़िया बढ़ेगा, इनका ये मानना है अभी भी। स्पेशली क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत बड़े स्टिमुलस पैकेज दे दिए हैं। तो काफी यहाँ पे ग्रोथ होगी हमें लग रहा है। तो मेजर फोरकास्टिंग ग्रुप जो है ना उनका भी सिमिलर आउटलुक है। ग्रोथ जो था पिछले साल वो एनुअल इंक्रीजेस से तो बहुत कम था, जहां पे एवरेज था 6 लाख डेली बैरल्स, जो पास्ट डेकेड का एवरेज था। एंड ये स्टिल पॉजिटिव है उनके एस्टिमेट्स के हिसाब से। कंजम्पशन भी बढ़ा है अबाउट अबाउट कितना, 3 लाख बैरल्स पर डे अकॉर्डिंग टू ओपेक, जहां पे इंटरनेशनल एजेंसी ने कहा है कि उन्होंने 2 लाख बैरल पर डे का गेन देखा है, रिकॉर्ड किया है। तो चाइना का जो कस्टम्स और आउटपुट डेटा है ना, वो पेंट करता है कि एकदम ही डिफरेंट पिक्चर जो ये ऑयल कंपनीज बता रही है उससे। अगर आप देखोगे, कंबाइन करोगे डोमेस्टिक रिफाइनरी प्रोसेसिंग, नेट एक्सपोर्ट से ऑफ गैसोलीन, डीजल एंड लाइक, तो जो कंजम्पशन ऑफ पेट्रोलियम है वो है 3 लाख बैरल्स एवरी डे, ठीक है, जो लोअर है 2023 से। और कंट्री अभी भी इट इज स्टिल सकिंग अप क्रूड। इट्स लाइकली बिकॉज इट वाज एडिंग टू अ स्टॉक पाइल। ये अभी तक क्रूड इसलिए भी इतना इंपोर्ट कर रहे थे क्योंकि अपने स्टॉक पाइल में इसको ऐड कर रहे हैं, ये स्टॉक में रख रहे हैं, ना कि कंज्यूम कर रहे हैं। और ये रिलेटिवली लीन है बाय द स्टैंडर्ड्स, जो दूसरे ऑयल इंपोर्टर्स उनका स्टैंडर्ड है उससे। फ्यूल जो यूज किया जा रहा है टू पैड आउट इन्वेंट्रीज 2024 में, ये एसेंशियली कंजम्पशन है पुल फॉरवर्ड फ्रॉम फ्यूचर, और ये आगे कंज्यूम होने वाला है, लेकिन अभी तो ये कंज्यूम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अनदर सॉर्ट ऑफ पुल फॉरवर्ड कंजम्पशन है, ये पोज करेगा फर्दर हेडेक ऑयल प्रोड्यूसर्स के लिए। और वन ऑफ द मेन एलिमेंट्स जो है हमने देखा है सिमुलस पैकेज में कि नासर काफी हैप्पी था कि 81 बिलियन युआन मतलब $11 बिलियन एक्सटेंशन है बीजिंग बीजिंग के व्हीकल ट्रेड इन पॉलिसी का टू गेट कंज्यूमर्स टू अपग्रेड ओल्ड कार्स एंड अप्लायंसेस, ताकि मोर एनर्जी एफिशिएंट वेरिएंट्स वो लेकर आए। तो मॉर्गन स्टैनली के जो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट हैं स्टीफन रोश, इन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये रिजल्ट नहीं करने वाला इन लार्जेस्ट सम कंज्यूमर स्पेंडिंग। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जो इफेक्ट है फ्यूल कंजम्पशन पे वो और ज्यादा लास्टिंग होगा, कि जो अर्लियर परचेज थे इलेक्ट्रिक कार्स के, इसका मतलब डिमांड गैसोलीन का और तेज से घट रहा है। इलेक्ट्रिक कार्स 50% लास्ट ईयर हमने देखा था, लास्ट क्वार्टर जो शेयर था चाइनीज इकोनॉमी में, 50% कार्स इलेक्ट्रिक बिक रहे थे। एंड इलेक्ट्रिक अगर आप बेच रहे हो 50%, दैट जस्ट मीन्स कि आप गैसोलीन को कितनी तेजी से रिप्लेस कर रहे हो। अनप्रेसिडेंटेड रेट पे हो रहा है ये चाइना में। एंड 60% ऑफ द व्हीकल्स जो है वो अंडर गवर्नमेंट अंडर द प्रोग्राम जो आया लास्ट ईयर केम इन विद अ प्लग। चाइना का जो कार मार्केट है ऑलरेडी टिपिंग पॉइंट पे है। बैटरी और प्लग इन हाइब्रिड जो है लोकली इनको न्यू एनर्जी व्हीकल्स कहा जाता है, एनईवीज। एंड 49.4% ऑफ कार सेल्स, 46.8% अक्रॉस फुल ईयर इनका ही शेयर रहा है न्यू एनर्जी व्हीकल्स का। तो जो कार्स हैं चाइना में, इनका टिपिकल लाइफ होता है अबाउट 13 साल का। एंड जो साइज ऑफ कन्वेंशनल फ्लीट है ये अब फ्लैट लाइनिंग हो रही है, और जो इंक्रीजिंगली डोमिनेशन हमें दिख रहा है एफिशिएंट रीसेंट मॉडल्स का। तो
यहाँ पे चाइनीज़ डिमांड जो है वो रोड फ्यूल्स पे फोकस नहीं कर रहा है एज़ पेट्रोकेमिकल्स एंड इट इज़ इंक्रीजिंगली हार्ड टू फ्रेम दैट एज़ पार्ट ऑफ कंट्रीज़ ग्रोथ स्टोरी। चाइना जो है एक्टिवली ऑनशोर कर रहा है अपने पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को सेवरल ईयर्स से, अगर आप देखोगे, एंड बड़े मासिव रिफाइनरीज़ हैं जो स्पेशलाइज़ करते हैं इन प्रोड्यूसिंग पॉलीमर्स और दूसरे ऑर्गेनिक केमिकल्स, और ज़्यादातर जो है ये एंड अप हो जाता है एक्सपोर्टेड। तो ये एक्सपोर्ट ही हो जाता है, तो इसके एंड यूज़र जो है वो चाइनीज़ है ही नहीं। कमोडिटी प्लास्टिक्स देख लो, जैसे कि बैग, यूटेंसिल, चीप हाउसहोल्ड गुड्स, फैब्रिक, होलसेल मटेरियल, ये सारे इसका एग्जांपल हैं। एंड जो एक्सपोर्ट्स हैं इस कैटेगरी में वो इंक्रीज़ हुआ है $80 बिलियन से $132 बिलियन 5 साल में, पिछले 6 साल में। तो ये जो 5 साल में इतना एक्सपोर्ट इंक्रीमेंट है, इसका मतलब ये है कि चाइना यूज़ कर रहा है इसे एक्सपोर्ट करने के लिए, ना कि कंज़्यूम करने के लिए। अगर आप अज़्यूम करोगे ऑयल जो है बीइंग सोल्ड एट 50% मार्क अप अबव द प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ पॉलीथीन या फिर जो मोस्ट कॉमन प्लास्टिक फीडस्टॉक है, जो स्टिल रिप्रेजेंट करता है 6 लाख बैरल्स पर डे, जो है अबाउट फिफ्थ ऑफ चाइनीज़ इंक्रीज़ इन ऑयल कंजम्पशन ओवर द पीरियड। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं और इनके जो फॉसिल रॉ मटेरियल्स हैं, इन्हें यूज़ किया जा रहा है, चाहे तो वो चाइना में, चाहे तो कहीं और, लेकिन ऑयल प्रोड्यूसर्स जो है काउंट कर रहे हैं बीजिंग के स्टिमुलस पे कि इससे डिमांड बढ़ेगा, इनके प्रोडक्ट से डिमांड बढ़ेगा। बट इन्हें बहुत ही गहराई से सोचना चाहिए कि यार क्या ये जो अभी प्लान कर रहे हैं और जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, क्या सही है भी? क्या ऐसा होने वाला है भी? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसी वीडियोज़ रोज़ देखनी है तो। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।